सपा संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और वर्तमान में सपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के असमय निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, खासकर यादव परिवार में। ऐसे में प्रतीक यादव के जन्म से लेकर अंत तक ये सफ़र कैसा रहा, इस पर विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे और 37 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में कई बड़ी खबरों को कवर किया है सर ने। सर, अगर बात प्रतीक यादव की करें, आपने हर वो दौर देखा है प्रतीक यादव के पूरे जीवन से जुड़ा, शुरुआत से लेकर अंत तक का उनके सफ़र की बात करें तो ये कैसा रहा है? देखिए, प्रतीक यादव की अगर बात करें तो प्रतीक यादव को अगर आप देखें तो वो बहुत सौम्य और ग्लैमर की दुनिया से बाहर का व्यक्तित्व का व्यक्ति रहा। वो अपने काम से काम, और कभी भी हालांकि वो प्रदेश के देश के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार से में जब जुड़े तो उसके बावजूद आदमी में एक जो स्वाभाविक तौर पर एक जो ये कह लीजिए कि उसमें एक उत्कर्ष की तरफ जाने की लालसा या आगे बढ़ने की, ग्लैमर की तरफ दौड़ने की, उसमें कभी भी नहीं देखा गया कि मुलायम सिंह यादव के किसी भी इर्द गिर्द वो कभी नहीं दिखाई दिए। और उससे पहले भी जब साधना जी को एक धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया, उससे पहले भी वो कभी भी और उसके बाद भी वो कभी नहीं दिखाई दिए। तो ग्लैमर की दुनिया से ये कहा जा सकता है कि उनका कोई वास्ता नहीं था। वो अपनी निजी ज़िंदगी में ज़्यादा अपने को सुरक्षित, ज़्यादा अपने को अच्छा महसूस करते थे। लेकिन देखा जाए तो सर, प्रतीक यादव जी काफ़ी शौकीन थे, फिर चाहे वो लग्जरी गाड़ियों का शौक़ हो, पैराग्लाइडिंग का शौक़ हो, वो और या फिर लोगों की मदद करने में, चाहे वो बेसहारा लोग हों, बेसहारा पशु हों, इसमें भी उनकी खासा दिलचस्पी थी। नहीं, निश्चित रूप से ये एक सामाजिक रूप से, जैसे जानवरों के मामले में, चाहे वो उनकी गौशाला भी वहाँ जाते थे, वो उसमें योगी जी मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए, उनको ले जाया गया। वहाँ जानवरों के अगर कहीं कोई चीज़ है तो उसके देख रेख पर उसमें ज़रूर उनका रहता था। जहाँ तक आपकी बात है कि ये शौक़ ज़रूर था उनको बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ियों का या उसका या जिम का, तो वो एक उनको मतलब कसरत का, पहलवानी का नहीं, कसरत का, बॉडी बिल्डिंग का, ये तो ज़रूर उनको शौक़ था। और उसी में फिर उन्होंने एक बड़ा, एक राजधानी में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक मशीनों से युक्त जिम उन्होंने खोला था, और वो वहाँ जिम करते भी थे। तो वो तो एक शारीरिक सौष्ठव कह लें कि उसके प्रति तो ज़रूर वो मरते दम तक वो रहा, उनमें शुरू से रहा, ये बात तो ज़रूर रही। लेकिन एक जो सामाजिक, अगर आप देखें तो कभी भी गाड़ी का शौक़ रहा उनको, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि वो गाड़ी लेके हजरतगंज में टहल रहे हैं, या अपनी पत्नी को या अपनी माँ को या अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लेके कहीं चाट खा रहे हैं रोक के अपनी 5 करोड़ की गाड़ी को खड़ा करके, या तो वो ऐसा कहीं नहीं देख। ये उनका निजी शौक़ था, वो निजी तौर पर उसको पूरा करते थे, उसका दिखावा या आडंबर नहीं करते थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूपी की भाषा में जो कहते हैं कि भौकाल बनाने की आदत नहीं थी, रुतबा दिखाने की आदत नहीं थी। लेकिन सर, अगर बात करें तो प्रतीक यादव का लोग कहते हैं कि जीवन शुरू से ही थोड़ा संघर्ष में रहा, चाहे फिर वो पहचान का रहा हो शुरुआती दौर में मुलायम सिंह के बेटे के तौर पर। हाँ, आपने हर वो दौर देखा है, तो किस तरह से साधना गुप्ता जी, जो कि प्रतीक यादव की माँ थी, वो मुलायम सिंह के संपर्क में आई, और फिर ये कैसे सफ़र आगे बढ़ा, किस तरह से प्रतीक यादव को मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में पहचान मिली? देखिए, जहाँ तक आपने 2 सवाल किए, जहाँ तक प्रतीक यादव के संघर्ष का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद संघर्ष का दौर उन्होंने नहीं देखा। ये शायद कहना बेईमानी होगा कि विपन्नता या संघर्ष का दौर देखा हो। दूसरी बात कि वो जब ये चीज़ चर्चा में नहीं आई कि ये मुलायम सिंह के पुत्र हैं, उससे पहले या उसके बाद, कि वो कहीं उनमें एम्बिशन हो,
उनमें कहीं कोई राजनीतिक बढ़ने की भाव हो, ऐसा भी नहीं। तो वो तो कई संघर्ष के, मुझे लगता है कि संघर्ष का दौर तो शायद उन्होंने नहीं देखा। जहाँ तक आपने साधना जी की बात करी, तो देखिए एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि मुलायम सिंह जी ने दूसरी शादी की, लेकिन ये एक भारतीय समाज में कहीं ना कहीं उसको एक अलग अंदाज से ज़रूर देखा जाता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मुलायम सिंह जी ने बड़ी बेबाकी से उनको पत्नी का दर्जा दिया, जबकि और बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे रहे कि जिनके कई अनेक महिलाओं से संबंध रहे, लेकिन उसको उन्होंने दर्जा नहीं दिया या उससे छिपाव रखा, उससे दुराव रखा। जहाँ तक साधना जी की जो बात आपने कही कि और मुलायम सिंह के संपर्क की, तो जब मुलायम सिंह जी की 7 फेरे लेके आने वाली पत्नी मालती जी की अस्वस्थता थी, उस समय उनकी देखरेख का एक स्वास्थ्य के लिहाज से, मेडिकली लिहाज से उन्होंने उनकी देखरेख बड़ी शिद्दत से और बड़ी उस रूप में की जैसे कि उनकी सगी बहन करती हो या कोई बेटी करती हो। जहाँ तक जो मेरी सुनने में या देखने में या लोगों से चर्चाओं में जो मैंने सुना, तो बड़ी शिद्दत से उन्होंने वहाँ दिन रात उनकी सेवा की। बताया ये जाता है कि शायद उसी दौरान या उस पीरियड में मुलायम सिंह जी का और उनसे एक नाता जुड़ा। बताया जाता है सर कि उससे पहले भी जब मुलायम सिंह जी की माँ बीमार थी, तब भी साधना जी ने बड़ी सेवा की थी, उससे भी वो खासा प्रभावित हुए थे। मैं वही अखिलेश जी की माँ की और मुलायम सिंह जी की पत्नी की उन्होंने सेवा की थी, वो बात मैंने पहले ही कही। तो वहीं से ये एक उनकी सेवा से मतलब ये हो के, क्योंकि ये तो राजनीति में थे, ये तो देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी पत्नी की उन्होंने जिस शिद्दत से, जिस मनोभाव से, ईमानदारी से सेवा की, शायद मुलायम सिंह के मस्तिष्क मन स्थिति पर उसका एक प्रभाव पड़ा होगा। और फिर कहीं ना कहीं कोई रिश्ता बना, और उस रिश्ते को जो बना उन्होंने, उसको उन्होंने वैधानिक दर्जा भी दिया। बताया जाता है कि उसके बाद जब 2003 में अखिलेश जी की मां का निधन हुआ, फिर उन्होंने औपचारिक शादी भी की। हाँ, जब उनकी पत्नी का निधन हो गया, उससे पहले वैधानिक रूप से और उस रूप से कहीं ना कहीं आलोचना का, चूँकि राजनीति में थे, बड़े नेता थे, तो वो चर्चा का विषय बनता, तो शायद उसको उस समय करना उचित न समझा होगा। जब उनका निधन हो गया, तो उसके बाद अमर सिंह जी ने भी उसमें अहम भूमिका निभाई थी। जब इनकी कोर्ट मैरिज हुई है, और उसमें अमर सिंह जी भी उनके साथ रहे थे। फिर खुलकर उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। उससे पहले एनडी तिवारी जी को लेकर काफ़ी किरकिरी हुई। नहीं, खाली आप एनडी तिवारी की क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, आज भी राजनीति से अलग हो के वो बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनके संबंध रहे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करने में उनकी हैसियत नहीं जुटा पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये मुलायम सिंह था कि उसके बाद उन्होंने ये बात शायद कहा तो ये भी जाता है कि जब ये बात हुई तो अमर सिंह जी ने भी उनको ये सलाह दी कि नहीं, अब आपको कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो निश्चित रूप से जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो फिर उनके आवास पर, विक्रमादित्य मार्ग जो उनका सरकारी आवास था, वहाँ पर वो विधिवत पत्नी के रूप में रहने भी लगी थी। और तब प्रतीक भी वहाँ रहने लगे थे उनके साथ, प्रतीक उनके साथ थे। इस दौरान बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने 2007 को सुप्रीम कोर्ट के एक हलफनामे में भी स्पष्ट किया कि साधना गुप्ता हमारी पत्नी है और प्रतीक यादव हमारा बेटा है। हाँ, वो उन्होंने स्वीकार किया। ये बात अलग है कि वो प्रतीक कहा तो यही जाता है कि उनके जैविक पुत्र नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पुत्र का, जैसे साधना जी को पत्नी का दर्जा दिया, वैसे ही उनके साथ जो उनका पुत्र था प्रतीक, उसको उन्होंने अपने पुत्र का दर्जा दिया। और ये आपको इसलिए भी, और जिस समय ये बात हुई, एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा, जिस समय ये बात चली कि साधना जी को ये बात आई, तो परिवार में कहीं थोड़ा थोड़ा नाक मुँह से कोड़ने की बात आई पारिवारिक रूप से,
लेकिन मुलायम सिंह जी उन्होंने उसको अस्वीकार किया और जो वैधानिक दर्जा देना था वो दिया। हाँ, उसके बाद परिवार ने भी सर बड़ी खुशी से उन्हें एक्सेप्ट किया और किया गया। हाँ, और जब प्रतीक यादव की शादी हुई तो बड़ी धूमधाम से मनाई गई, सभी में हुई, सैफई में मनाई गई और पूरे परिवार के लोग, पूरे खानदान के लोग, पूरे उनके इष्ट मित्र, पूरा मतलब जो उनके राजनीतिक और सामाजिक थे वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उसमें मैं भी गया था वहाँ, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी गया था वहाँ उस शादी में। जी। अखिलेश जी, डिम्पल जी, सभी लोग खुशी से शामिल हुए। और नहीं, अगर आप देखें तो उस समय डिम्पल जी ने प्रतीक का तिलक भी किया था। जी। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो परिवार ने कर ही लिया था और परिवार में एक्सेप्टेबिलिटी तो हो ही गई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद अगर सर बात करें, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता थे और उनके बेटे के तौर पर हर किसी की एक चाहत होती है कि वो आगे उनकी पॉलिटिकल जो करियर है, जो थाती है, अपना भविष्य बनाए, लेकिन इस तरह की एम्बिशस प्रतीक यादव में नहीं देखने को मिली। नहीं, जरा रिपीट करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सर हर आदमी की, हर बेटे की ये चाहत होती है कि मेरा पिता मुख्यमंत्री है तो उसका भी पॉलिटिकल करियर बढ़े। तो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव या उनकी माँ में भी कभी इस तरह की भावना रही? नहीं, देखिए, माँ साधना जी पूरी तरीके से गृहस्थ और पारिवारिक रूप में रही और मुख्यमंत्री के आवास में एक पारिवारिक महिला की तरीके से रही और प्रतीक भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कभी भी उन्होंने मुलायम सिंह जी के या उसके बाद जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो तब भी कभी उन्होंने ये जताने की कोशिश नहीं करी कि हम मुलायम सिंह के बेटे हैं मुख्यमंत्री के या हम अपने भाई अखिलेश यादव के भाई हैं। तो ये कभी उन्होंने मैंने पहले ही ये बात कही थी कि उनमें कोई एम्बिशन नहीं था, उनमें कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, सामाजिक रूप से वो अपनी कोई उनकी ये नहीं था कि वो सामाजिक रूप से उनकी पहचान बने, राजनीतिक रूप से पहचान बने, तो वो ऐसा कोई उनमें गुण नहीं था या ऐसी उनकी सोच नहीं थी। वो खाली अपने चाहे वो उनके गाड़ियों का शौक़ कह लीजिए, चाहे उनके शारीरिक सौष्ठव की बात कह लीजिए कि उसके लिए वो अपने उसमें समय अधिक तक बिताते थे। फिर उसके बाद वो गाड़ियों को फिर उन्होंने बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियाँ खरीदी। ये तो शौक़, ये उनके शौक़ थे, ये उनके एम्बिशंस ये नहीं थे कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हों, सोशल एम्बिशंस हों, ऐसा उनमें कुछ नहीं था। जबकि उल्टे उनकी जो पत्नी थी अपर्णा, उसमें राजनीतिक एम्बिशंस ज़रूरत से ज़्यादा थे। हालांकि अपर्णा जो है वो हमारे मित्र जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट रहे, हमारे साथी रहे, अरविंद बिष्ट उनकी बेटी हैं और वो स्कूल में जब पढ़ाई के दौरान उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बना और वो एक लंबे समय तक कहा जाता है कि 8-10 वर्ष जो है वो रिश्ता चला, उसके बाद वो शादी में कन्वर्ट हो गया। 2011 में सर अपर्णा जी और प्रतीक यादव की शादी हुई, उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बताया जाता है कि अपर्णा यादव चाहती थी कि सपा में वो भी चुनाव लड़ें और उनको भी लीडरशिप का मौका मिले। हाँ, ये बात सही है कि अपर्णा जी ये चाहती थी कि समाजवादी पार्टी में हम मतलब उस परिवार की बहू हैं, तो जैसे और परिवार के लोगों को कोई संसद सदस्य बना है, कोई विधायक बना है, कोई ब्लॉक प्रमुख बना है या पंचायत अध्यक्ष बना है, तो हमें भी, जो मैंने पहले कहा कि अपर्णा में राजनीतिक एम्बिशंस बहुत थी और बहुत हैं उसके लिए, तो वो बनी। लेकिन वो उनको वहाँ एक या तो उनमें धैर्य नहीं था, मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको स्थान नहीं मिलता, लेकिन शायद उन्होंने धैर्य नहीं रखा और वो धैर्य न रखने की वजह से वो फिर समाजवादी पार्टी से अलग हो गई और जो उनके राजनीतिक वैचारिक विरोधी थे, राजनीतिक विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो शामिल हो गई। शायद वहाँ से अखिलेश के और उनके बीच प्रतीक से नहीं बल्कि साधना के इस व्यवहार को लेके कहीं ना कहीं अखिलेश के मन को कष्ट पहुंचा या कहीं ना कहीं एक दूरियां बढ़ी। लेकिन सर कहा जाता है कि अपर्णा के साथ कुछ लोग कहते हैं कि प्रतीक यादव ये खुद चाहते थे कि अपर्णा को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव किया जाए, उन्होंने ही कहा कि आप टिकट मांगिए, आप बीजेपी ज्वाइन करिए।
नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई कि प्रतीक ने कहा हो कि वो जाओ और आप समाजवादी पार्टी में वहाँ से टिकट के लिए अपना जोर आजमाइश करो, या इन्होंने कहा हो कि हमारी पत्नी को टिकट दिया जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता। ये ज़रूर है कि अपर्णा ने ज़रूर इस बात के लिए उन पर दबाव डाला कि ये दबाव बनाया जाए कि हमें टिकट मिले, हम एमएलसी हो जाएं, हम एमएलए हो जाएं, टिकट एक राजनीति में हम ऊपर आ जाएं। ये एम्बिशंस तो उनमें थे, लेकिन प्रतीक में एम्बिशंस ही नहीं थे। तो इस बात को वो जानते थे और वो इस मामले में बहुत गंभीर रहे, बहुत टू दी पॉइंट बात करने वाले लोगों में रहे। वो ज़्यादा उच्छृंखल प्रवृत्ति के नहीं रहे। इसलिए ये बात तो मुझे नहीं समझ में आता है। बाकी कोई चीज़ अंदर हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक जीवन में या वैसे कहीं या चर्चाओं में कभी ये नहीं आया कि प्रतीक ने दबाव डाला या प्रतीक ने कोई सोर्स लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में ही चली जाएं, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक कहीं कोई संपर्क भी नहीं था। तो इसलिए इस बात से मैं वैसे भी सहमत नहीं हूँ कि वो उनके लिए, और अगर ऐसा हो, मैं मान भी लूँ कि प्रतीक चाहते थे, तो अगर प्रतीक चाहते तो फिर साधना जी तो उनकी माँ थी, इनकी सास थी, फिर साधना जी मुलायम सिंह से कह के टिकट दिलवा सकती थी। बिल्कुल। तो फिर प्रतीक को कहने की क्या जरूरत थी? तो ये प्रतीक के बारे में मैंने, हाँ ये बात हो सकता है कि अपर्णा ने ये बात दबाव डाला हो, आप कहो, लेकिन प्रतीक ने इस पर कोई वैसे ही प्रसंग में कोई बात कह दी हो कि इस पर विचार कर लें, तो वो कोई दबाव नहीं माना जाता, वो कहीं कह दिया जाए, लेकिन उसमें कहीं प्रतीक ने कोई दबाव नहीं डाला। लेकिन सर इस दौरान ये भी रहा कि प्रतीक जी अस्वस्थ हो गए और उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वो कई लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे, उनका ट्रीटमेंट हुआ। इस बीच कहा जाता है कि वो काफ़ी टूट गए। नहीं, देखिए, वो ये बात सही है कि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ, ये थोड़े से अस्वस्थ हुए, लेकिन वो लंबे समय तक कभी अस्पताल में भर्ती भी नहीं रहे। मेदांता में उनको दिखाया गया, पीजीआई में भी उनको दिखाया गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई महीने भर 15 दिन कभी एडमिट रहे हों। 1 या 2 दिन रहे, उसके बाद वो वापस अपने आ गए। स्वस्थ थे वो, स्वस्थ शरीर था उनका, तो वो कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जो या डॉक्टरों का ये कहना है कि जो एस्टेरॉइड दी गई वो कहीं ना कहीं उनको या तो वो ओवरडोज हो गई, जो लेने लगे वो, या वो कम हो गई हूँ और वो हुई, बाकी उनके क्लॉट जम गया। क्लॉट से डॉक्टरों का कहना था कि शायद उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया और उनको हार्ट अटैक हो गया, ये कारण था। लेकिन वो, हाँ ये बात है कि बीच में अपर्णा जी के और उनके बीच में मतभेद की भी बात आई और उसमें तलाक देने की भी आई, और प्रतीक ने अपने उसमें डाला भी कि हम तलाक लेने जा रहे हैं। इस दौरान वो अपना विदेश में इलाज करा रहे थे और उस दौरान अपर्णा जी बताया जाता है उनके साथ नहीं थी। उस समय वो भावनात्मक रूप से टूटे। हाँ, कहीं मैंने आपसे कहा ना कि कहीं ना कहीं वैचारिक, देखिए हर परिवार में, हर पति पत्नी में कहीं ना कहीं छुटपुट वाद विवाद या कहीं वैचारिक मतभेद तो हुआ करते हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल एम्बिशन था अपर्णा का, शायद वो जो ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन था उनका, वो शायद प्रतीक को नागवार गुजरता था। उसको लेके ज़्यादा बहस होती थी या उसको लेके ज़्यादा मतभेद गहराए या उसको लेके एक नाराज़गी ज़रूर पैदा हुई। और जब वो गए तो ये चूँकि इनका लक्ष्य जो है वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने का था, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रतीक की उपेक्षा हुई, जो प्रतीक को स्वाभाविक तौर पर वो अच्छा नहीं लगेगा या किसी भी पति को अच्छा नहीं लगेगा। तो शायद वो तो ज़रूर एक बात कही जा सकती है। लेकिन जब ये तलाक की बात आ गई तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दूरियां एक सामान्य वाद विवाद से ज़्यादा थी, इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि हम तलाक लेंगे, वरना शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट आया, ये वीडियो सामने आया, उसके बाद जो राजनीतिक तूफान मचा और फिर अपर्णा ने बात की उनसे और फिर उनका एक दूसरा वीडियो आया, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके बीच जो भी मतभेद थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग ये चाहते थे कि टूट जाए, परिवार की दूरियां बढ़ जाएं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को गालियाँ भी दी। देखिए, ये इसमें कई प्रकार की चर्चाएँ हैं। हम लोग चूँकि उसके प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं, तो जो हम लोगों ने सुना और जो समझा
वो ये है कि ये जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की खुलकर आलोचना करने लगी, वहाँ तक तो ठीक है, राजनीति में होता है, वैचारिक अपने अपने एजेंडे होते हैं, पूरे किए जाते हैं, उसके लिए आलोचना भी की जाती है। लेकिन नाराज़गी तब ज़्यादा हुई और ये तब बयान आया है कि जब इन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। झंडा जलाने के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस बात की बहुत नाराज़गी हुई और अखिलेश को भी इस बात के उल्हाने मिले और इससे तो ज़रूर नाराज़गी रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि शायद ये वही दौर था कि उसके बाद ये आया कि हम तलाक ले रहे हैं, इसको लेके कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रतीक चिन्ह को जलाने की कोशिश की गई, उसको लेके कहीं ना कहीं प्रतीक ने आपत्ति की होगी या प्रतीक ने कहा होगा कि मर्यादाओं में और सीमाओं के अंदर रहना, क्योंकि आप समाजवादी परिवार की बहू हैं तो उस बहू का निर्वहन भी करें, वो ऐसा ना हो कि हद से बाहर हो जाए। तो हो सकता है कि इस पर अपर्णा ने भी कुछ कह दिया हो तो विवाद इतना खिंच गया हो, तो मानसिक तनाव उस दौर के बाद से ज़्यादा बढ़ गया जो तलाक के लिए उनको लिखना पड़ा। फिर बाद में चूँकि परिवार के बड़े लोग या पड़े होंगे तो उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, उसको पानी डालने का प्रयास किया गया होगा, तो फिर ये आया कि नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम भावनात्मक रूप से लिख गए या जो भी उसका उन्होंने तर्क दिया। कुछ लोग सर ये भी कहते हैं कि एक तरफ जहां प्रतीक का झुकाव मुलायम परिवार के प्रति था, अखिलेश जी के प्रति था, तो वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव की पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उनका परिवार उनको लीड करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है, चाहे वो पिता हो, भाई हो या मदर हो? हाँ, ये बात कही जा सकती है, ये इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस पर मतलब भी एम्बिशन की एक बात रही, तो शायद बेटी एक ऐसे परिवार में ब्याह गई कि जहां वो एम्बिशन पूरे हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं कहा तो ये भी जाता है कि अम्बी बिष्ट जी जो उनकी माँ है, उन्होंने भी इसके लिए भरपूर कोशिश की कि इनको राजनीतिक रूप से ऊपर लाया जाए। ये एम्बिशंस उनके भी, हमारे मित्र अरविंद के भी, और ये किसी भी मतलब ये कोई असामान्य नहीं कहा जा सकता, किसी भी माँ बाप का अगर बेटा है बेटी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं। लेकिन बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब वो बेटी जब बेटी है तो वो बेटी दूसरे घर की अमानत हो गई, वो उसकी मर्जी के हिसाब से चलेगी नहीं, तो वहाँ पर उतना तो एक सामंजस्य बना कर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मनोबल बढ़ा, और अगर उसमें कहीं उस मनोबल को अम्बी बिष्ट जी और अरविंद जी उस जो एम्बिशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था, अगर उस पर वो कहीं ना कहीं समझाने की और अंकुश लगाने की कोशिश करती तो शायद ये आज जो तनाव था वो तनाव पैदा पति पत्नी के बीच में नहीं होता। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि सर प्रतीक यादव क्योंकि तमाम तरह के रियल इस्टेट के भी कारोबार में थे, जिम तो चलाते ही थे, समाज सेवा भी करते थे, इस दौरान उनको बड़ा घाटा हुआ। अखिलेश जी से भी उन्होंने 2 माह पहले मुलाकात की, इस बात का जिक्र किया। नहीं, देखिए, ये जब अखिलेश की सरकार थी और उससे पहले थी, और विशेष रूप से अखिलेश जी की सरकार में कई कंपनियां रियल इस्टेट के से दर्ज की गई थी। शायद बताते हैं 15, 16, 18 कंपनियां दर्ज की गई थी, जिसमें अपर्णा का भाई वो उनका पार्टनर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में वो उसमें रहे, लेकिन नियंत्रण इनके पास ही ये भी रहते थे। लेकिन चूंकि पत्नी का भाई था तो दखल तो उसका भी उतना ही रहता था, और वो डायरेक्टर भी थे कई कंपनियों के, तो उसमें रहे हैं। उसमें जब ये सरकार हटी तो स्वाभाविक है कि मतलब जो एक सरकार में रहने पे जो कार्यकर्ता, और वो तो उस परिवार के बेटे थे, तो कार्यकर्ता को एक ताकत मिलती है, वो सरकार हटने के बाद वो ताकत घटती है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो फेवर मिलते होंगे या कहीं ना कहीं जो वो एडवांटेज था वो एडवांटेज बंद हो गया, तो उसके बाद कंपनियां घाटे में आ गई। वो भी एक उनके मन में था, और वो भी इनके साले की वजह से उसमें टकराव हुए। जब घाटा हुआ तो घाटे को लेके बताते हैं कि फिर प्रतीक में और उनके साले में नोक-झोंक होती थी, वो भी एक तनाव के कारण थे। तो ऐसे छोटे छोटे कारण बन के कई बड़े कारण बन गए, जो दोनों के बीच में
एक कहीं ना कहीं उससे प्रतीक का मानसिक संतुलन बिगड़ा, मानसिक रूप से वो एक कमज़ोर होने लगे, या मानसिक रूप से वो थोड़ा सा एक कह लें कि मतलब एक नाराज़गी उनकी, या जो दूरी है वो कहीं ना कहीं जो आत्मीयता थी वो आत्मीयता में काफ़ी कमी आई। तो वो भी एक कारण मानसिक तनाव का बताया जाता है कि वो मानसिक तनाव में थे मरने से पहले, और ये स्वाभाविक था। ये जो घटनाक्रम है वो इस बात को पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में तो रहे होंगे। मृत्यु मानसिक तनाव से नहीं हुई, ये बात अपनी जगह दूगर है, लेकिन एक कारण मानसिक तनाव तो था ही था। इस दौरान मानसिक तनाव था, विवाद इतना बढ़ गया कि एफआईआर भी करानी पड़ी। प्रतीक यादव ने भी एफआईआर करी, दोनों तरफ से एफआईआर हुई। उसको लेकर भी प्रतीक यादव काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। अखिलेश जी ने भी उनको समझाया कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव से चूँकि वहाँ जब अखिलेश यादव राजनीति में नहीं थे, जब राजनीति में तो बहुत बाद में आए हैं, तो प्रतीक तो थे, तो इनके और उनके बीच में ये हम उम्र भी कहें थोड़ा बहुत फ़र्क, 25-30 वर्ष का तो फ़र्क है नहीं, 10-5 वर्ष का जो फ़र्क है, वो उस फ़र्क में तो कहीं ना कहीं वो साथ थे। तो कहीं बातचीत, उठना, खेलना, बैठना, जो भी कुछ हास्य परिहास रहे तो वो था। तो और दूसरे प्रतीक जो है वो स्वभाव से एरोगेंट नहीं था, एरोगेंसी नहीं थी, विनम्र स्वभाव का था। हर एक से मतलब जो है विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक बात करने का स्वभाव था। तो इसलिए स्वाभाविक है कि कोई भी हो तो फिर वो तो मतलब उनका एक भाई के दर्जा प्राप्त कर लिया, तो उसके साथ वो लगाव। तो अखिलेश का प्रतीक के प्रति तो लगाव शुरू से रहा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब ये राजनीति में नहीं थे, जब ये रियल एस्टेट में नहीं थे, जब इनकी कोई पहचान मतलब शादी भी नहीं हुई थी, तब जो बच्चों में एक हम उम्र में जो एक लड़ाई झगड़ा या जो एक वाद विवाद होता रहता है, तो वो होता रहता था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच में वाद विवाद तो होता रहता था, लेकिन ऐसा वाद विवाद नहीं होता था कि जो दूरियां या मानसिक तकलीफ देने वाला कारण हो। वो एक जो युवावस्था के, बचपन के जो भी कह लें, तो उसमें वो तनाव तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद दोनों का एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट था। अभी अंत में अगर बात अंत की करें तो बताया जाता है कि वो बीमार थे, मेदांता में एडमिट थे प्रतीक यादव, और उस वक्त अपर्णा यादव शहर से बाहर थी, वो आसाम में थी और अदर राज्यों के किसी कार्यक्रम में बिजी थी। इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, वो तो जब एक राजनीति में हैं तो फिर अब मुलायम सिंह जी की पत्नी की जब अस्वस्थता रही तो अब वो राजनीति तो नहीं छोड़ी जा सकती थी। नहीं, इस दौरान सर ये भी कहा जाता है कि जब वो मेदांता में एडमिट थे और उन्होंने ट्रीटमेंट को बीच में छोड़कर वो घर आ गए, उस वक्त उनको समझाने वाला या मनाने वाला नहीं था, वरना शायद इस अनहोनी को टाला जा सकता। हाँ, देखिए, वो तो एक विधि का विधान है, उसको तो नहीं टाला जा सकता। वो तो वैसे ही फिर बानक बनते हैं, वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब पति की अस्वस्थता है तो फिर अब दो चीज़ें चुननी पड़ेगी, पति की देखरेख करें या हम अपने राजनीतिक एम्बिशंस को पूरा करें। शायद अपर्णा ने राजनीतिक एम्बिशंस को पूरा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, बजाय इसके कि वो प्रतीक की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी देखरेख करें। और परिवार में और कोई था भी नहीं, या तो प्रतीक थे या अपर्णा थी या शिवपाल जी सामने थे। कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो पत्नी ही वहाँ खाली थी, माँ थी नहीं, पिता थे नहीं, तो फिर वहाँ और कौन था? तो वो अकेले थे। तो ये अकेलापन भी उनको कचोटता होगा, और स्वाभाविक है ये भी होता होगा कि हम आश्वस्त हैं और इनको अपना राजनीतिक एम्बिशंस, शपथ ग्रहण में जाना ज़रूरी है, बॉम्बे जाना ज़रूरी है, आसाम जाना ज़रूरी है, बंगाल में जाना ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक तकलीफ़ तो दे ही रहा होगा ये बात, और इस बात पर शायद अपर्णा ने उतना गंभीरता से नहीं लिया, या शायद वो भी नहीं समझती होंगी कि शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ तो कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी। लेकिन अब विधि के विधान के आगे तो सब बेबस हैं।
आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान काफ़ी मार्मिक तस्वीरें सामने आई कई। उसमें एक ये भी रही कि अखिलेश यादव जी उनकी बेटी को चॉकलेट खिलाते हुए नज़र आ रहे थे, ढांढस बताते हुए नज़र आ रहे। वो बहुत मार्मिक था ढंग से, वो मैंने भी देखा, लेकिन वो बहुत मार्मिक था कि जिस ढंग से वो बेटी छोटी थी उसको इस बात का पता नहीं कि पिता नहीं हैं, और जब वो जाने लगे तो वो पूछने लगी कि ये पिताजी को, पापा को कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो अबोधपन था। तो वो चॉकलेट खा रही है, वो खुल नहीं रही थी, तो वो अखिलेश उसको खोल के दे रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश का प्रतीक के प्रति कितना लगाव, उनके बच्चों के प्रति भी लगाव, वो एक सामने दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो ज़रूर एक बड़ा मन को शॉकिंग, मतलब मैं भी देख के उस फ़ोटो को देख के, उस दृश्य को देख के मन को हुई कि देखिए, मतलब एक प्रतीक की बेटी अबोध है, उसको अभी ज्ञान नहीं है, और उसको कैसे कंसोल कर रहे हैं। यही पारिवारिक पृष्ठभूमि है जो अखिलेश के परिवार ने दी उनको, वो या अब मुलायम सिंह जी जो उनका संयुक्त परिवार की जो पृष्ठभूमि है, वो जो अखिलेश जी को संस्कार दे के गए, मुझे लगता है कि वो मुलायम सिंह जी के संस्कार अखिलेश जी में साफ दिखाई दे रहे थे कि जो भी कुछ है, लेकिन आखिर अब ये हमारे परिवार का अंग है, ये हमारे परिवार की बेटी है या हमारी भतीजी है, तो इसको कैसे कंसोल किया जाए। तो ये अपने आप में ये अखिलेश के संस्कारों को प्रदर्शित कर रहा था कि उनके संस्कार कितने परिवार के रूप में कितने बढ़िया, बेहतर और लोगों को जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर सर एक सवाल और सबके मन में चर्चा में है कि एक और जहाँ पर अखिलेश जी का पूरा परिवार था, शिवपाल यादव जी मौजूद थे, सभी भाई मौजूद थे, डिम्पल यादव जी भी लगी रहीं, पूरा परिवार मौके पर था, हर एक मौके पर था। लेकिन इस दौरान जब अंतिम संस्कार किया गया तो क्या अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोगों को जो अंतिम संस्कार की रीति रिवाज है वो पूरा करने का मौका नहीं दिया गया? उनके ससुर द्वारा, अमूमन हिंदू समाज में परिवार के लोग अंतिम संस्कार करते हैं, रिश्तेदार नहीं, तो ये फैसला किसका था? अब देखिए, ये इस पर तो कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि ये फैसला किसका था, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। मैं ज़रूर गया था, लेकिन इतनी भीड़ थी और वो था, तो उसमें फिर वहाँ देख के चूँकि अरविंद बिष्ट हमारे हमारे साथ रहे हैं, जर्नलिज़म में हमारे समकक्ष रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने जर्नलिज़म किया है, तो वो एक स्वाभाविक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं गया था वहाँ पर। लेकिन ये क्या हुआ या नहीं करने दिया गया, लेकिन इसका अधिकार तो प्रतीक के परिवार को ही है, वो अपर्णा के परिवार को नहीं होता है, हमारे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। अब वो बहुत सी चीज़ें अब क्या रहा, क्यों रहा, कैसे रहा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर अगर यादव परिवार नहीं तैयार होता तो बेटियों द्वारा कई जगह अब तो मुखाग्नि दी जा रही है, तो उनके द्वारा, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा मानी जाती हैं। नहीं, ये बात तो सही है, मतलब आप ये छोड़ दीजिए, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हमारे भी यहाँ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे, हमसे सीनियर थे आरन द्विवेदी साहब, उनकी 2 बेटियाँ थीं, उनकी बेटियों ने उनको कंधा दे के उनको निकाला और वहाँ उन्होंने मुखाग्नि दी, तो वो तो एक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो वो दे सकती हैं। लेकिन ये मतलब संस्कारों को से इतर हट के जो किया गया, वो किन कारणों से किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे क्या था, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए टिप्पणी करना मुनासिब भी नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी ने बताया कि किस तरह से प्रतीक यादव का जीवन की शुरुआत हुई और किस तरह से अंत हुआ। पहले मां का निधन हुआ, माँ बाप नहीं रहे, अंत में जब उन्हें ज़रूरत थी तो अपनों का साथ नहीं मिला, और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी किसी दूसरे द्वारा किया गया। हालांकि जो प्रतीक का व्यक्तिगत स्वभाव था, जो लोगों की मदद करने का उनका स्वभाव था, जो उनकी मदद करने की पहल थी, उसको आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उसे याद कर प्रतीक यादव को आज उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी है। प्रतीक यादव हमेशा उनके दिल और दिमाग में जिंदा रहेंगे।
कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।